हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता है 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है BEGS 183 जो कि है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, तो उस दिन ये वाला पेपर भी है आपका। ठीक है, तो ये जो पेपर होता है आपका, ये जो ये जो पेपर है ये आपका टोटल होता है 50 मार्क्स का। और इसको करने के लिए टोटल आपको 2 आवर्स मिलते हैं, यानी 2 घंटे मिलेंगे आपको टोटल। ठीक है, क्योंकि ये 4 क्रेडिट्स का होता है टोटल। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो मेन है वो 6 क्रेडिट्स के होते हैं, इसीलिए 3 घंटे होते हैं। बट इस पेपर में आपको 4 क्रेडिट्स ही पूरे करने होते हैं, तो इसीलिए 50 मार्क्स का पेपर और बाकी 30 मार्क्स असाइनमेंट के, और फिर 2 आवर्स आपको मिलेंगे करने के लिए। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, कंपलसरी हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो ये पहले 4 हैं, 4 में से कोई 3 करने थे आपको। ठीक है, ये 2022 वाला क्वेश्चन पेपर है, जून 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आपको ये जो 4 सवाल हैं कोई 3 करने हैं और 100 वर्ड्स में करने हैं, यानी एक पेज पे आपको एटलीस्ट लिखना है इनको। तो सबसे पहले एक या 1.5 पेज पे। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है सिंथेसाइजिंग क्या होता है, और सिंथेसाइजिंग जो होता है ये कैसे, एक मतलब प्रोसेस ऑफ राइटिंग कैसे है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, जब हम लिखने लगते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप कैसे है, मतलब सिंथेसाइजिंग जो होता है, सिंथेसाइजिंग इसको बोल सकते हो आप, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। सिंथेसाइजिंग अगर सिंपल में हम देखेंगे, ये होता है आप जो अलग अलग, जब लिखने से पहले अलग अलग जैसे किताबें पढ़ते हो, सोर्सेस पढ़ते हो, उनमें से जो भी आप चीज़ें मतलब आइडियाज़ लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, फिर उसमें से ढूंढते हो ठीक वाली कौन सी है, कहाँ पे ये लगेगी मुझे, तो उस सब को आप बोलते हो सिंथेसाइजिंग। ठीक है, ये होता है इस सिंथेसाइजिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें राइटिंग में। ठीक है, तो इस पर आपको अच्छे से जो भी चीज़, जो भी सोर्सेज आप ढूंढ रहे हो, आपको देखना पड़ता है क्या ये ठीक है, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसमें मैं इसको ऐड कर सकता हूँ क्या। अगर मैं ये ऐड मतलब कौन कौन से पॉइंट्स है जो मुझे ऐड करने हैं, कौन से मैं नहीं कर सकता हूँ ऐड, वो सारा उसको, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर देखना, वो सारा सिंथेसाइजिंग में आ जाता है। उसके बाद है आपका हाउ इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताना था जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होता है वो कैसे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग से अलग होता है। ठीक है, तो आर्गुमेंटेटिव होता है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हो। ठीक है, एक्सपोजिटरी होता है सीधे किसी चीज़ पे आप लिख रहे हो कि हाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हाँ ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, इसमें फिर ये करना होता है, ये करना होता है। बट आर्गुमेंटेटिव होता है जिसमें आप लिख के फिर आप उसमें बताते हो कि अगर ये ऐसे होता है तो क्यों ऐसे होता है, आर्ग्यूमेंट्स देते हो आप। ठीक है, उसमें आप फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हो, एग्जाम्पल्स देते हो, वो सारा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे है कि व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू एंश्योर कोहेरेंस एंड कोहेजन वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। तो इसमें आपको ये बताना था कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो जब भी हम पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें हम याद रख सकते हैं, ताकि वो कोहेरेंस और कोहेजन, यानी जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसमें ऐसा लगे कि हाँ वो ऐसा नहीं है कि पहले आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया और फिर कुछ और उसमें ऐड कर, जिस चीज़ के बारे में वो पैराग्राफ है आपको वैसे ही पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, तो वो उसको बोलते हैं कोहेरेंस और कोहेजन। यानी वो जो आइडियाज़ आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो वो उस टॉपिक के रिलेटेड है भी कि नहीं, कुछ आप ऐसे ही डाल रहे हो, तो वो आपको इसमें लिखना था कि कैसे आप ऐसा कर सकते हो कि जो पैराग्राफ है उसमें आप अच्छे से उसको लिख सको, ताकि वो लगे हाँ अच्छा ये इस चीज़ के बारे में पैराग्राफ है, तो वो चीज़ समझ आएगी किस चीज़ के बारे में। ये नहीं कि पहले आप लिख रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी ये होता है, फिर आप उसमें कुछ और ही ऐड कर देते हो तो वो कहीं और ही चला जाए पैराग्राफ, तो ये होता है। फिर यहाँ पे आपको पूछा है इन्होंने 3 जो मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स क्या होती हैं, 3 टाइप्स बतानी थी आपको। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 था, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 दिए हैं आपको, 2 ऑप्शंस, 2 में से किसी एक पे आपको लिखना था, एटलीस्ट 200 वर्ड्स, 2 पेजेस पे आपको लिखना था ये आंसर। सबसे पहले आपको अगर आप एक क्रिटिकल रीडर बनना चाहते हो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जो आपको आनी चाहिए। उसके बाद कोनल जो नोट टेकिंग मेथड है वो क्या होती है, ये कर सकते थे। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन 3 पूछा गया था कि ऐसे जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन होता है, ऐसे होता है, उसमें आपको बिगनिंग स्टार्टिंग जो होती है, बॉडी जो बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है, और कंक्लूजन जो एंडिंग होती है, वो आपको मद्देनज़र रख के, मतलब अपने माइंड में रख के इस जो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो आपको यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है, उस पर आपको लिखना था। ठीक है, उसकी अच्छे से एक सोचना है कि अच्छा मैं पहले बिगनिंग में ये लिखूँगा,
लिखूँगा स्टार्टिंग में, फिर बॉडी इस तरीके से लिखूँगा, एंड इस तरीके से करूँगा। तो वो टॉपिक क्या था, स्टेप्स टू बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन आवर नेबरहुड्स। तो हमारे जो आसपास का इलाका है उसमें हम कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो वो आपको उस पर एक अच्छा सा लिखना था आपको, एक पैराग्राफ नहीं, कंपोजिशन यानी ऐसे, ठीक है। ऐसे होता है, कंपोजिशन होता है पैराग्राफ से बड़ा। तो ये उसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर लिखनी थी अपने कॉलेज प्रिंसिपल को, जहाँ पे आपको ये आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि जो भी आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है वो आपके कैंपस, आपके जो कॉलेज है उसमें इम्प्रूव की जाए और अपडेट की जाए। तो ईजी था ये भी। फिर आपको यहाँ पे द एनवायरनमेंट क्लब इन योर कैंपस हैज़ कंडक्टेड एन अवेयरनेस कैंपेन टू एंश्योर दैट ओनली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर यूज्ड इन द कैंटीन। तो आपका जो एनवायरनमेंट क्लब है आपके कैंपस का, उन्होंने एक ये अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की, शुरू की है, जिसमें वो ये बता रहे हैं सबको कि कैसे हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही अपनी कैंटीन में यूज़ करेंगे। ऐसा मटेरियल जो जब हम यूज़ करें फिर वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, और वो जैसे प्लास्टिक होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये बोलते हैं कि हमें जैसे पेपर हो गया या बाकी जो होते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वैसी चीज़ें हमें अपनी कैंटीन में यूज़ करनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, या वैसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो जल्दी से ख़त्म हो जाए, जो हमारे लिए पोल्यूशन ना बने आगे जाके, तो एक पोल्यूटेंट ना बन जाए आगे जाके। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो उसी पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि कैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया और कैसे फिर कैंपेन आगे जा रही है, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, उस पर एक पूरा रिपोर्ट लिखना था आपको इस कैंपेन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्होंने पैसेज एक दिया, सेम इस बार भी आपको एक पैसेज देंगे, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद आपको ये करना है। और आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये हर एक क्वेश्चन में रिपीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछेंगे उस पैसेज का टॉपिक सेंटेंस क्या है, ठीक है, इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है, और फिर बोलेंगे ये जो टॉपिक सेंटेंस है आपके हिसाब से क्या होता है, ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस होता क्या है। ये हर एक में सेम होगा, ठीक है। ये 2 सवाल जो है, ये 3 सवाल सेम, मतलब सारे सवाल यहाँ पे सेम, बाकी पैसेज अलग होगी, बाकी ये सवाल सेम होंगे। तो उस पैसेज के में से आपको आंसर निकालना है। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ से आपको एक जो पैसेज है उसका टॉपिक समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहले ये जो टॉपिक सेंटेंस है ना, ये आपको पहले ही जो पहला पैराग्राफ है या पहली जो लाइन है वहीं पे समझ आ जाएगा। जैसे ये हमें पहली लाइन में समझ आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको समझ अच्छा ये बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है ये। तो उसके बाद आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी, ये जो टॉपिक सेंटेंस है ये होता क्या है। तो आपको बताना है टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हमें एक जो पैसेज है उसके बारे में पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में लिखी हुई है। फिर आपको बताना था एक अच्छा सा टाइटल, एक अच्छा सा नाम देना था इस पैसेज को अपने हिसाब से, अच्छा जो अलग होता है इस मतलब जो इसको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाता। उसके बाद इसको समरी लिखनी थी, शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करना था, मतलब एक छोटे से पैराग्राफ में आपको ये लिख देना था। तो ये था आपका ये क्वेश्चन पेपर है। सेम इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे, और आपको जो मैं पैराग्राफ बोल रही हूँ सॉरी, जो आपका असाइनमेंट है वो आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये बात याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप और चाहते हो 2021 वाले भी, तो वो भी मैं डाल सकती हूँ इसमें, और आप उससे भी वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसे सब्जेक्ट में, और बहुत सारे रिपीट होते हैं, और असाइनमेंट्स 2-3 साल के आप देख लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।